हम लोग आज पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हम लोगों 3 सरकारें बढ़ते हैं सामान्यतः भारत में, एक केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार और एक तीसरी को हम बोलते हैं स्थानीय सरकार। तो स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट क्या है हम ये समझाते हैं, साथ में इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताते हैं क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस 12 जून का एग्जाम, उसमें जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्थानीय स्वशासन किसे कहते हैं ये समझना है। तो पहला हम डालते हैं या समझते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, अगर कोई पूछे कि इसका क्या अर्थ होता है स्थानीय स्वशासन का, तो पहले थोड़ी सी हम कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं। तो ग्राम के स्तर पर से जो जिला के स्तर तक का शासन होता है उसी को हम क्या कह देते हैं, स्थानीय स्वशासन। ग्राम से स्तर से लेकर जिला स्तर तक का जितना भी शासन है उसे हम क्या कह देते हैं, स्थानीय स्वशासन। ठीक। दूसरा, इसके विकास से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम विकास की बात करते हैं कि स्थानीय स्वशासन का भारत में विकास कैसे हुआ। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का भारत में विकास कैसे हुआ। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि चोल साम्राज्य शासन करते थे, विजयनगर साम्राज्य शासन करता था, इसमें एक आयंगर व्यवस्था चलती थी। तो आयंगर व्यवस्था से ही स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी। अगर हम संक्षेप में कहें तो आयंगर व्यवस्था क्या, ये फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था थी। इसमें कुछ लोगों को पर्ची से सेलेक्ट कर लिया जाता था और उन्हें उस क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दे दी जाती थी। मतदान करने का अधिकार होता था, डिसीजन मेकिंग में उनकी पार्टिसिपेशन होता था। तो इसे हम आयंगर सिस्टम कहते हैं। तो हम कहें भारत में बहुत पहले से चोल साम्राज्य से ही स्थानीय शासन देखने को हमें मिलता है। दूसरी बात हम देखें और फिर कहां से हमें मिलना शुरू हुआ स्थानीय स्वशासन। भारत में लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। किस व्यक्ति को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। 1882 में कहते हैं कि इन्होंने ये काम शुरू किया। लेकिन इससे भी पहले 1773 का जब भारत सरकार रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आई तब उसने कहते हैं कि जमींदार नियुक्त किए थे, जमींदार का कॉन्सेप्ट दिया था और जमींदार भी स्थानीय जमीन पर शासन ही करते थे। तो हम कह सकते हैं कि उस चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य के बाद 1773 में जमींदार का जो कॉन्सेप्ट आया वो भी स्थानीय स्वशासन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन बहुत अच्छे से ढंग से विस्तृत रूप से लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे इंप्लीमेंट किया और इसीलिए इसने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, या हम कहें स्थानीय स्वशासन का इन्होंने मैग्ना कार्टा दिया। तो लॉर्ड रिपन के बारे में जाना जाता है। फिर कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं कि जो बड़े एक्ट आए हमारे यहाँ, एक 1919 का आपने सुना होगा भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम में 1919 के एक्ट में इसे हस्तांतरित सूची का विषय बनाया गया, मीन्स ट्रांसफर्स लिस्ट का सब्जेक्ट बनाया गया। आपको पता है आरक्षित सूची और हस्तांतरित सूची, दो सूचियों में सभी सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था। और आरक्षित सूची वे सूची होती थी जिन पर गवर्नर ही क्या करता था, नियम बना सकता था, गवर्नर ही उन पर विधि बनाने का अधिकार रखता था। और आरक्षित वे होते थे जो राज्यों को या हमने कहते अन्य लोगों को ट्रांसफर कर दिए गए थे। हस्तांतरित वे होते थे जो उन्हें ट्रांसफर कर दिए गए थे। तो स्थानीय स्वशासन हस्तांतरित सूची का विषय बनाया गया था। 1935 का जब अधिनियम आया था, ठीक, तो कहा जाता है कि इसमें इन्हें और ज्यादा व्यापक और सुदृढ़ कर दिया गया। व्यापक और सुदृढ़ मतलब बहुत ज्यादा मजबूती दे दी गई। तो 1935 के अधिनियम में भी स्थानीय स्वशासन के बारे में जिक्र था। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40 में इसके बारे में जिक्र किया गया। जब संविधान सभा में नीति निषेध तत्व में है, इसका मतलब संवैधानिक रूप से इसे लागू करने के लिए राज्य बाध्य हुआ नहीं करते थे, क्योंकि डीपीएसपी हमें पता है परिवर्तनीय योग्य नहीं। संविधान सभा के बारे में कुछ बातें बताते हैं। कहते हैं कि 2 धड़ों में स्वतंत्रता के पश्चात लोग बट गए। कुछ लोग स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे और कुछ क्या थे, विपक्षी थे। तो पक्षधर में आपने सबसे बड़ा नाम सुना होगा महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन को बहुत ज्यादा समर्थन करते थे।
महात्मा गांधी के साथ साथ कुछ और लोग हैं, जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी महात्मा गांधी के ही पहली बात बहुत बड़े फॉलोवर थे, और उसके बाद स्थानीय स्वशासन के भी बहुत क्या थे, समर्थक थे। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे लोग भी जो क्रांतिकारी नेता हुए, वो भी स्थानीय स्वशासन के क्या थे, समर्थक। ये बात समझ में आई। दूसरी की बात करें, अंबेडकर इसके बहुत विरोधी थे। अंबेडकर इस सिस्टम को कहते थे जो आज दिखाई भी देता है, उस समय टिप्पणी करते थे कि स्थानीय स्वशासन पुरुषवादी शासन को विकास करेगा, यानी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा नहीं, जातिवाद को बढ़ावा देगा, इस बात को भी कहते थे। और कहते थे सामंतवादी व्यवस्था लागू करेगा, प्रधान अपने आप को सामंत से कम नहीं समझेगा। इस तरीके की टिप्पणियां करते थे और स्थानीय शासन का विरोध करते थे। आज हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन में ये चीजें देखने को भी मिलती हैं। तो दो ध्रुवों में स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन को लेकर लोग बटे हुए। ये बात हमने आपको बताया है कि स्थानीय स्वशासन क्या होता है। संक्षेप में गांव से लेकर जिले तक का जो शासन होता है वो क्या कहलाता है, स्थानीय स्वशासन। और फिर हमने बताया उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। जैसे मेन फैक्ट पर हम बात करें, चोल से शुरू हुआ, लेकिन लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और फिर हमने बताया कि 1919 के अधिनियम में इसे हस्तांतरित विषय की सूची में रखा गया और 1935 में इसे सुदृढ़ या व्यापक बनाया गया, बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान की गई। और संविधान में हमारे अनुच्छेद 40 में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का जिक्र किया गया, कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन होगा। लेकिन उस समय वो परिवर्तनीय नहीं थे, इसलिए कोई बाध्य होता नहीं था। अब हमें समझना है इसके संवैधानिक पहलू क्या हैं, और संवैधानिक पहलू समझने से पहले इसके विकास के क्रम में ही हम पढ़ेंगे इसकी समितियां, और समितियों से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। अब देखिए, समितियां दो अप्रोच से पढ़ी जाती हैं। पीसीएस में सामान्यता बहुत जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं वही पूछी जाती हैं, ठीक है, और आईएएस के लिए इसकी सिंपल रिकमेंडेशंस भी समितियों की पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पीसीएस ओरिएंटेड बता रहे हैं, तो मेजर रिकमेंडेशंस बताएंगे। सामान्यतः मैक्सिमम टाइम ये पूछी गई कि ये समिति किससे संबंधित है, क्रोनोलॉजी क्या है, यानी इसका गठन कब हुआ, ये बातें ज्यादा पूछी नहीं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं समितियां। इसमें अगला जो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन का समिति। इस भूमिका को समझने के लिए समितियों का गठन हुआ, तो उससे पहले समझना पड़ेगा कि जब 1950 में हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो गया, गणतंत्र स्थापित हो गया, तो उस दौरान कहते हैं कि 1952 में हमारे यहाँ लोकसभा और ये राज्यसभा के चुनाव हो गए। तो नेहरू की जब सरकार बनी 1952 में, तब उन्होंने गांव के विकास के लिए या देश के विकास के लिए कुछ प्रोग्राम चलाए, जिसमें एक था राष्ट्रीय विकास विस्तार प्रोग्राम। और इस मतलब ये जो प्रोग्राम चलाए थे, इन प्रोग्रामों की जांच के लिए उन्होंने कमेटी पहली गठित की, जिस कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता। क्या नाम है? बलवंत राय मेहता। क्या कहा कि ये जो हमने प्रोग्राम चलाए हैं, ये सफल क्यों नहीं हुए, इनसे उचित विकास हुआ क्यों नहीं। तो बहुत डिटेल में मैंने एक दो बार पढ़ाया है, और हम पढ़ाएंगे आपको स्थानीय स्वशासन में, कि जीप मॉडल था पहला। और जीप मॉडल में देखा गया कि जिस जीप पर उन अधिकारियों को बैठा के भेजा गया कि तुम जाके भारत का विकास करो, तो पहली बात तो वो जीप गांव तक पहुंची ही नहीं, और ये देखा गया उसका डीजल, स्टीयरिंग और सब कुछ गायब हुआ। ठीक, मतलब क्या है कि बहुत से मॉडल्स आए, बीओ मॉडल, जीप मॉडल, और वो मॉडल कुछ सफल हुए नहीं। तो बलवंत राय मेहता ने रिकमेंडेशंस दी, कहा कि क्या कैसे कैसे आप विकास करें स्थानीय स्तर पर, तब ये सफल हो सकता है। तो कहते हैं कि उन्होंने पहला प्रोग्राम जो सजेस्ट किया वो त्रिस्तरीय व्यवस्था का। त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है समझिए। उन्होंने कहा कि सबसे निचले स्तर पर होता है ग्राम, दूसरे निचले स्तर पर होता है मध्यवर्ती स्तर पर, और फिर ऊपर होता है यहां पर जिला। ग्राम स्तर पर कहा कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए, ग्राम पंचायत। यहां पर कहा कि पंचायत समिति का गठन किया जाए मध्यवर्ती स्तर पर, और यहां पर कहा जिला परिषद का गठन किया जाए। और इन सब का कहा कि जिला परिषद का जो हेड है वो डीएम को बनाया जाए, और इसका काम केवल दो रहे, एक निर्देशन करना, गाइडेंस करना, और कहा एक इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना। और बाकी जो काम पावर्स हैं वो किन्हें डेलीगेट कर दी जाए, धीरे धीरे नीचे की ओर डेलीगेट कर दी जाए, और ये इंप्लीमेंटेशन पर फोकस करें।
ये रिकमेंडेशंस किसने दी? बलवंत राय मेहता। नेहरू ने इनकी रिकमेंडेशंस को मानते हुए, आपको पता है कि पहली पंचायत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, जो राजस्थान का एक प्रांत है, वहां पर इंप्लीमेंट कर दी। उसके बाद आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में इंप्लीमेंट की। तो हम कह सकते हैं पहली हमारे यहाँ पंचायत जो गठित हुई वो कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? राजस्थान के नागौर में गठित हुई। तो हमने आपको एक पहली समिति पढ़ाई है, बलवंत राय मेहता समिति। गठन कब है? 1957 में। 1957 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। उसकी कुछ प्लान को एग्जीक्यूट कब किया गया है? पहली बार 1959 में 2 अक्टूबर को, जो कहाँ? राजस्थान के नागौर में एग्जीक्यूट किया गया या लागू किया गया है, हम कह सकते हैं। ठीक, तो बात समझ में आ रही है? तो ये बलवंत राय मेहता की कहानी। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ कांग्रेस की ही सरकारें चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई, फिर धीरे धीरे कांग्रेस की सरकारें जो हैं कई जगह पर सुदृढ़ भी हुई और क्षेत्रीय स्तर पर कई जगह पर कमजोर भी हुई। और केंद्र में 1977 में जनता दल की सरकार बन गई। किसकी बनी है? जनता दल। तो उसने, आपको पता, दूसरी कमेटी गठित की 1977 में ही, जिसे कहते हैं अशोक मेहता समिति। क्या नाम है? अशोक मेहता। और इसकी जो मेजर रिकमेंडेशन है, उसने कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं, द्विस्तरीय व्यवस्था रखी जाए। कैसी? द्विस्तरीय व्यवस्था। बात समझ? और द्विस्तरीय व्यवस्था के साथ साथ इसने और भी बहुत से रिकमेंडेशन की। इसने कहा न्याय पंचायत गठित की जाए। ग्राम पंचायत के स्तर पर क्या होता है? न्याय पंचायत। दूसरा, इसने यह भी बताया कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो हैं, इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी जो राजनीतिक देश और राज्य के स्तर की पार्टियां हैं, वो ग्राम पंचायतों के चुनाव में भाग लें, ये इसने सजेस्ट किया। इसने कहा कि गांव के जो लोग, मतलब स्तर हैं, इन्हें करारोपण की अनिवार्य शक्ति दी जाए। मतलब ये भी कुछ कर आरोपित कर सकें, यानी वित्तीय रूप से ये आत्मनिर्भर बने। इसने संवैधानिक दर्जे की भी रिकमेंडेशंस दी। ठीक, बहुत सी रिकमेंडेशंस इसने दी। तो आपको केवल एक मेजर याद रखना है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था की रिकमेंडेशन किसने दी थी? बलवंत राय मेहता। और अशोक मेहता ने क्या? द्विस्तरीय व्यवस्था दी। तो ये है यहां से समझना। और न्याय पंचायत, राजनीतिक दल में भागीदारी, करारोपण अनिवार्य, इस तरीके से चीजें। अच्छा, कमेटियों पे डिटेल में बातें होंगी, अभी संक्षेप में हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम क्लासेस पर फोकस कर रहे हैं। फिर देखिए तीसरी जो कमेटी गठित हुई वो जी.वी.के. राव। बी.के. राव। अच्छा, ये राजीव गांधी ने गठित की थी। इसका उद्देश्य उनका ये नहीं था कि आप पंचायतों पर फोकस करें, ये चाह रहे थे कि गरीबी उन्मूलन कैसे हो, और वो भी खासकर ग्रामीण परिवेश का। गरीब बहुत लोग रहे, तो गरीबी उन्मूलन कैसे हो, इस पर रिकमेंडेशंस मांगी। तो इन्होंने भी पंचायतों को कहा कि अगर सुधारा जाए तो क्या हो जाएगा। इन्होंने एक पद बताया कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पद गठित किया जाए, और वो पद जिला जो डीएम होता है, जिलाधीश होता है, उससे ऊपर हो, उससे भी अनुभवी व्यक्ति हो, और वो यहां पर सब चीजों को क्या करें? एग्जीक्यूट करें। तो इस पद को पूछ लेते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के बारे में इसने बात की। ठीक, अब अगली जो कमेटी है उसकी अगर हम बात करते हैं, लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, 1986। इनका सन जरूर याद रखना, मैक्सिमम टाइम। इसने वो सब कॉमन रिकमेंडेशंस दी हैं जो पीछे दी जा चुकी। कहा त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाओ। सबसे मेजर है कि इसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की है, और इसी की कहते हैं रिकमेंडेशन पर संवैधानिक दर्जा मिला भी है। इसने भी कहा कि करारोपण की शक्ति दो आप, लेकिन इसने कहा कि राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी ठीक नहीं है, जो अशोक मेहता चाहते थे। तो ये इसकी मेजर 4 रिकमेंडेशंस हमें याद रखनी है जो मेजर है। ठीक है, तो एक तो बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि संवैधानिक दर्जा किसकी रिकमेंडेशन पर दिया गया, तो हम LM सिंघवी कहते हैं शॉर्ट में, या लक्ष्मी मल सिंघवी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये समितियां इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में, जो आपसे अक्सर पूछी जाती हैं। अब आगे जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो 73वां संविधान संशोधन के कुछ प्रोविजंस पूछे जाते हैं। वो अगर आपको समझ आ जाए
हमें पता है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे यहाँ पंचायती सिस्टम जोड़ा गया। कब? 1992 में। कहा जाता है कि यह लागू कब से हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, और इसी वजह से 24 अप्रैल को आज भी पंचायत दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायत दिवस मनाते हैं। बस समझ। एक चीज और समझने वाली है, इसमें क्या क्या जोड़ा गया? तो कहते हैं 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो पंचायत से रिलेटेड है। फिर भाग 9 जोड़ा गया इसमें। कौन सा भाग है? भाग 9। साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने विषय इसमें थे, तो 29 विषय हैं इसमें, ठीक है। और 243 जो है इसका आर्टिकल है, 243 से 243 ओ तक जाता है, ये पूछा जाता है। तो इतनी बातें इसमें बोली गई। तो ये हमने अभी किस समय बताया? 73वें संविधान। इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला कॉन्सेप्चुअल पार्ट हम कवर कर देते हैं। इसमें 2 तरीके के प्रोविजंस हैं, कुछ अनिवार्य हैं और कुछ जो है वो कैसे हैं? राज्य की इच्छा पर है। तो पहले अनिवार्य प्रावधानों पर बात करते हैं, और फिर हम बताएंगे कि ये किसे हैं? विवेकाधीन हैं। विवेकाधीन किसके लिए हैं? राज्य के लिए। चाहे तो राज्य उन्हें इंप्लीमेंट करे और चाहे तो इंप्लीमेंट ना करे। जैसे पहला प्रोविजन ये है कि जितने भी सदस्य होंगे इन पे किसी भी स्तर पर, उनका कहा कि चुनाव हमेशा कैसा होगा? प्रत्यक्ष। समझे? और अध्यक्ष के लिए यह कहा गया है, ध्यान से समझिए, अध्यक्ष कहा कि ग्राम पंचायत का अगर है, ये तो कहा कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करे, लेकिन मध्यवर्ती स्तर मतलब पंचायत समिति और जिला परिषद, ये इनके अध्यक्ष जो होंगे वो किस चुनाव से होंगे? अप्रत्यक्ष। मतलब चुनाव का प्रोसीजर पहले बताएं। और कहा है कि हर इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा कंपलसरी, और 6 माह में अगर विघटन हो जाता है तो चुनाव कराना क्या होगा? कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। ये बातें बताएंगे। ये किसके बारे में बता रहे हैं? चुनाव का अनिवार्य प्रोविजन है ये। फिर इसी में आरक्षण के बारे में कुछ अनिवार्य प्रोविजन किए गए। कहा कि SC ST जो हैं और महिलाएं जो हैं, विमेन्स हैं, इनका रिजर्वेशन अनिवार्य है, लेकिन OBC का रिजर्वेशन अनिवार्य नहीं है। राज्य की इच्छा पर है कि वो चाहे तो OBC को रिजर्वेशन दे। जैसे हाल में महाराष्ट्र ने 50% OBC को रिजर्वेशन दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। मैंने उसे डिस्कस भी किया है करंट अफेयर्स में। बात समझ रहे? पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिजेक्ट किया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्या किया? एक्सेप्ट किया। फिर कुछ पैरामीटर्स वगैरह सजेस्ट किए। तो ये आरक्षण के बारे में महिलाओं के लिए जैसे कहा गया कि 1/3 आरक्षण है, और साथ में ये भी कहा गया कि 1/3 ऐसा नहीं कि महिला हो केवल, वो सब जनरल की हो जाए। तो कहा कि हर स्टेज पर भी होगा, 1/3 टोटल होंगी, फिर उनमें से 1/3 OBC की, 1/3 SC की, 1/3 ST की होंगी। इतना मतलब लेयर वाइज डिस्कस किया गया। फिर इसमें कहा गया है कि अनिवार्य प्रोविजन में है कि वित्त आयोग का गठन जरूर होगा हर 5 वर्ष पर। निर्वाचन आयोग का जो होगा, वो निर्वाचन आयोग चुनाव जो कराएगा उसके भी गठन की बातें की गई। तो ये कुछ अनिवार्य प्रोविजंस की बात हमने बताई। बहुत से जो प्रोविजंस जो हैं वो कैसे बताएंगे? विवेकाधीन बताएंगे। एक बहुत पूछा जाता है ये OBC को लेकर। कहा कि OBC का जो रिजर्वेशन है वो किस में है? अनिवार्य है या राज्य के विवेकाधीन पर? ठीक। दूसरा देखिए, ग्राम पंचायतों में चाहे मध्यवर्ती हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, इनके सदस्यों की भागीदारी भी राज्य की इच्छा पर निर्भर है, चाहे तो सुनिश्चित करे और चाहे तो सुनिश्चित ना करे। करारोपण की शक्ति चाहे तो राज्य ने दे और चाहे तो ना दे। बस समझ। इस तरीके की जो कुछ प्रोविजंस हैं वो क्या हैं? विवेकाधीन है। ठीक। फिर इनके गठन की अनिवार्य में एक गठन बताया गया। कहा कि इनका गठन कैसे होगा? ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत के गठन के बारे में क्या कहा? पहले तो एक शर्त दी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी गठन में, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। लेकिन कहा कि अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां मध्यवर्ती संस्था का गठन अनिवार्य नहीं होगा। मतलब चाहे तो करे और चाहे तो ना करे। यानी 20 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तो त्रिस्तरीय ही करना पड़ेगा आपको। ये बात समझ आएगी यहाँ पर। तो और उसमें बताया गया है। अच्छा, अब यहां तक समझ में आ गया आपको? इसमें इतने इंपॉर्टेंट ये अनिवार्य और गैर अनिवार्य में पूछे जाते। अब कुछ हम छोटे छोटे इसी में टर्म हैं वो समझाते हैं। रफ करें।
आपसे एक टर्म पूछा जाता है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। हमें इतना याद रखना है कि राज्यपाल द्वारा अधिसूचित क्षेत्र। पूछा जाता है किस आर्टिकल में है, तो 243 का में है। किसमें? 243 का। ठीक है। अब पंचायतों के गठन की बात एक आर्टिकल पूछ लेते हैं कभी कभी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पंचायतों का गठन 243 खा में। किस आर्टिकल में? 243 खा में। अब इस 243 खा में क्या है? इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे गठन होगा। तो मैंने अभी आपको बताया त्रिस्तरीय होगा, एक तो ग्राम पंचायत होगा, एक तो पंचायत समिति होगा मध्यवर्ती स्तर पर, और एक आपको समझाया है जिला परिषद होगा। पंचायत, ग्राम पंचायत जो मैंने समझाया है, इसे अभी बताया कि राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? अधिसूचित किया। जैसे ग्राम सभा बताया, वहीं से ग्राम पंचायत। और लेकिन पंचायत समिति और इनके लिए बताया गया कि अगर 20 लाख से अधिक जनसंख्या है तो कंपलसरी है, और कम है तो राज्य की इच्छा पर है। और फिर क्या होगा? जिला परिषद। फिर इनके प्रमुख के बारे में बताया गया कि इनका प्रमुख, और सबके सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन इसका प्रमुख राज्य पर निर्भर करेगा। जैसे यूपी में इसका प्रमुख भी प्रत्यक्ष चुना जाता है, जैसे प्रधान का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। इसका प्रमुख अप्रत्यक्ष चुना जाता है, इसका भी प्रमुख क्या है? अप्रत्यक्ष। हमारे यहाँ सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं स्थानीय स्तर के, और वो कैसे चुने जाते हैं? अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, अध्यक्ष। लेकिन ये वाला अध्यक्ष क्या चुना जाता है? प्रत्यक्ष चुना जाता है। ये बातें बताएंगे। फिर इनकी संरचना के बारे में जिक्र किया गया है कि इनकी संरचना किसमें जिक्र की गई है? 243 गा। तुम्हें याद रखना है केवल इनकी उसमें क्या है? संरचना का जिक्र। देखिए क्या बताएगा, हम बताएं। जैसे कहा ग्राम पंचायत के बारे में, कहा कि कौन कौन ग्राम पंचायत में होगा। पहले तो कहा कि अधिसूचित मतदाता हो वो ग्राम पंचायत का सदस्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बातें ये बोली गई हैं कि अगर राज्य चाहे तो प्रतिनिधित्व दे सकता है किसे? मध्यवर्ती और जिला परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ये कौन? राज्य अगर चाहे तो। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा राज्य चाहता नहीं। उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में पूछी जाए तो ऐसा होता नहीं। तो इसका जिक्र किया गया। फिर देखिए कुछ आपसे आर्टिकल्स पूछे जाते हैं अक्सर कि राज्य वित्त आयोग कहां पर है। क्या बताया हमने? राज्य वित्त आयोग। इसका आर्टिकल ही पूछा जाता है तो आई में है, 243 आई। कौन गठन करता है? तो हर 5वें वर्ष राज्यपाल द्वारा गठन होगा। और ये आपको पता रिकमेंडेशन करेगा कि राज्यों को कैसे कैसे धन संपत्ति सौंपी जाए, उसकी सलाह देता है। बस इतनी बात है कि राज्यपाल गठन और हर कितने वर्ष पर? 5 वर्ष। ऐसे ही निर्वाचन आयोग, पहले आप समझिए एक लेखा परीक्षण का बारे में। लेखा परीक्षण क्या होता है? जो पैसा इन्वेस्ट किया गया, सामाजिक लेखा परीक्षण, वो जाके गांव वाले लोगों से पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें ये कॉलोनी मिली, क्या तुम्हारे यहाँ साफ सफाई हुई, क्या तुम्हारे यहाँ ये हुआ है, ये सब लेखा परीक्षण। इसका भी जिक्र है हमारे यहाँ 243 जे में। और 243 के में जो हमारे यहाँ जिक्र है वो राज्य निर्वाचन आयोग का है। किसका है? निर्वाचन आयोग का। और इस निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा जाता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें हटाता राष्ट्रपति। बस समझ। और इनका काम क्या होता है? स्थानीय चुनाव कराना, इन्हीं चुनाव को कराना इनका काम होता है। इतनी बातें यहां से पूछी जाती हैं। ठीक है। अब बाकी आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो नगर पालिका पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें इतने रखते हैं, और हम नगरीय प्रशासन को अलग से आपको समझाते हैं। ये ग्राम प्रशासन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। तो इसलिए इसे बहुत अच्छे से पढ़ते रहें। और हम कुछ चीजें इसमें और बताना चाहते हैं। देखिए पॉलिटी के लगभग हमने मेजर सेगमेंट को कवर करा दिया है। अब हम पॉलिटी की बहुत से ऐसे वीडियोज लेकर आएंगे जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्चुअल हैं, और जहां से क्वेश्चंस में गलतियां होती ही होती हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूं। सपोज करो कि मैं एक वीडियो केवल ले आया प्रस्ताव में स्थगन प्रस्ताव अक्सर न्यूज में रहता है, विशेषाधिकार रहता है, और ऐसे लोग क्वेश्चंस गलतियां कर देते हैं। या कुछ आपने सुना होगा आरपीए एक्ट के बारे में, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते, वरीयता क्रम से क्वेश्चंस पूछे जाते, आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जाते, या हम कहें कि कुछ आयोग होते हैं उनके जो करंट अफेयर्स अपडेटेड होते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते। इस तरीके की पॉलिटी के हम वीडियोस देंगे। तो आपकी लगभग मैंने जो स्टैटिक पोर्शन बोला जाता है मेजर, उसका 90% से ऊपर का पार्ट मैंने कवर करा दिया। अब एक तो नगरीय प्रशासन बचा है, दूसरा बचा है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, मतलब अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के पार्ट बचा है। उसके अलावा इसमें कुछ बचा नहीं। ठीक।
तो इसलिए हम वो कवर करेंगे धीरे धीरे, और उसके बाद हम आपको वीडियोस देंगे, उन कॉन्सेप्चुअल वीडियोस से आपके वो डाउट क्लियर होंगे जो सामान्यतः पेपर में गलतियाँ होती ही होती हैं, ठीक है। तो उन पर हम बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक। तो इसमें अब इतने रखते हैं, फिर कंटिन्यू।